इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स ये सब ऐड हुए हैं उनका सोर्स और इंस्पिरेशन क्या क्या है, किस तरीके से अपने सोर्सेस और इंस्पिरेशन से डाइग्रेस करते हैं, डेविएट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम आज के अपने लेक्चर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम बात करने जा रहे हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा आज का जो चैप्टर है वो रिलेट करता है ब्लॉक 2 फिलॉसफी एंड नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो दूसरा लेक्चर होगा। शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को कहते हैं जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में डेवलप हुए हैं, यानी कि उनको अभी इस्तेमाल होते हुए 100 साल या इससे कम की अवधि बीती है। ऐसे सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हम एक चीज़ कॉमन पाते हैं कि ये ऐसी जगहों पे इम्प्लीमेंटेड हैं जहाँ पे ब्रिटिश की ढेर सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने राज किया था, उसको कॉलोनाइज किया था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वो धीमे धीमे आज़ाद हुए और उन्होंने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। ऐसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखते हैं इनमें कुछ फीचर्स, कुछ चीज़ें कॉमन दिखती हैं और उन्हीं सारे फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहली एक चीज़ जो हमें कॉमनली दिखती है वो है रिच ह्यूमन एक्सपीरियंस। ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी कि ब्रिटिशर्स का जो हमारे इंडियन नेटिव पीपल थे, जो हमारे लोग थे, उन लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सपीरियंस किया, उस जो विजडम जो एक्सपीरियंस से मिली हमें उसको किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, अपना हेरिटेज और ट्रेडिशन को भी वो नहीं भूले, उसको भी कहीं न कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला उन्होंने। इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया को जस्टिफाई करता है, उसको देखते हुए बनाया गया था। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज क्वाइट प्रोमिनेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करता है। उसकी जो इसेंस है वो हमें हर जगह पे, कई कई जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। और इसका एक सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि किसी भी देश जिसमें कि कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के में सेंटर्ड हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को या ऐसे देश को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज की डेट में कई सारे अमेंडमेंट्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद, रिमूवल के बाद बेसिकली, हम आज 26 जनवरी 2022 को ये पाते हैं कि इसमें 47 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स इसके साथ एडेड हैं और 5 अपेंडिसेस को भी ऐड किया गया था। अभी तक इसमें 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। Indian Constitution is not just a carbon copy of many previous constitutions. At many places, it diverges from many established norms. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिर्फ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नहीं है या अपने जो प्रीवियस सोर्सेस है उसकी कॉपी नहीं है, कार्बन कॉपी नहीं है। ये कई सारी जगहों पे अपने सोर्सेस और इंस्पिरेशन से डाइग्रेस करता है, डेविएट करता है। उन सब चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को अगर हम समझ लें तो हम ये बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स आए हैं वो क्या हैं और किस तरीके से ये डेवलप हुआ है। अगर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें तो इसमें एक पहला फीचर जो कि आमतौर पे देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हुए देखने को मिलता है, वह है डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ये दो तरह की गवर्नमेंट होती थी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अगर सारी की सारी पावर, जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी जिन पे हम कानून बना सकते हैं, जिन विषयों पे हम कानून बना सकते हैं, वो सारी शक्तियां किसी एक पोजीशन पे, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक व्यक्ति पे या किसी एक संस्था या पॉलिटिकल पार्टी पे सेंटर्ड हो, तो ऐसी जो गवर्नमेंट्स होती थी उनको अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है जनता में पावर का डिवोल्यूशन करना, यानी जनता को पावर देना कि किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशंस को चलाएंगे, वोटिंग करके किस तरीके से वो जो पावर में हैं उन लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को स्थापित करेंगे। ऐसी गवर्नमेंट को, यानी कि जिसमें जनता भागीदार हो, जनता पार्टिसिपेट हो, वहां पे क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है और ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल या यूनिटरी फीचर।
अगर किसी देश में हम ये पाते हैं कि वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर जो ज्योग्राफिकली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को पावर दी गई हो, अपने अपने सब्जेक्ट्स पे वो कानून बना सकते हो, अपने अपने तरीके से वो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को रूल कर सकते हो, ऐसी सभी जो यूनिट्स हैं, जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जो गवर्नेंस की यूनिट्स हैं, इन सभी यूनिट्स को फेडरल यूनिट्स कहा जाता है। तो फेडरल और यूनिटरी में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्टेट्स में अगर पावर दी गई है तो इसका मतलब वो फेडरल है। स्टेट्स ने खुद ही ये पावर दे रखी हो, यानी कि स्टेट्स खुद ही इस बात के लिए एक एग्रीमेंट के साथ आए हों कि हम सभी लोग मिलकर के एक यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, जो कि हमारे कई सारे जो पावर्स हैं, छोटी छोटी पावर्स हैं, उनको दे करके, उसको हम शक्तियां दे करके हम आपस में रूल करेंगे, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसी सभी गवर्नमेंट्स को, ऐसी सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को हम लोग फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं। नाउ रिटन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को कहते हैं जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देखने को पाई जाती है, वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। या जहां कहीं पर भी लोग, वहां की जो जनता है वो अगर मिल करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उस ऐसे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पे देखा जाता है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, यानी वहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एब्सेंट मिलती है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कुछ लोगों ने मिल करके एक एजेंडा बना करके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखा है, बल्कि वहां पे रूल्स, रेगुलेशन और जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके थ्रू, उनके जो जजमेंट्स हैं, जुडिशरी के कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स हैं, उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम देखते हैं दुनिया में ऑलमोस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड सभी के पास लगभग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, सिवाय ब्रिटेन को छोड़ करके। ब्रिटेन एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे मौजूद है उन सारे देशों में आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और इंडिया। किसी भी फेडरेशन में, यानी किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में, किसी भी फेडरल सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन एक इसेंशियल प्रैक्टिस है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना किसी भी फेडरेशन को हम नहीं पाते हैं, नहीं देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कभी शक्तियों का बंटवारा होता है तो अगर वो रिटन फॉर्मेट में न हो तो कोई न कोई ओवर पावर करके किसी दूसरे के जोन में जा करके उसके ऊपर कानून बना सकता है, कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कर सकता है जो कि उसके पावर में ना हो या उसके दायरे में ना आती हो। तो ऐसे सभी जो फेडरेशन हैं उन सभी के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन निश्चित तौर पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम अगर पाएं तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं मोटे तौर पे। इसमें एक होता है कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है सोशलिस्टिक गवर्नमेंट। क्योंकि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ये दोनों ही इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं कि जिस गवर्नमेंट ने सोशलिज्म को प्रमोट किया उसे सोशलिस्टिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, और जो गवर्नमेंट कैपिटलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट करती है या उसको प्रैक्टिस करती है, ऐसी सभी गवर्नमेंट्स को कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में ये भी देखना होगा कि वो जो गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों को प्रीच या प्रमोट कर रही है। लेजिस्लेचर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव रिलेशन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैसा होता है, इसकी बेसिस पर हम पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी देश को डिवाइड कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी किस तरीके से डिवाइड होगी प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यह डिपेंड करता है कि उसके एग्जीक्यूटिव का रिलेशन, यानी कि वहां पे जो कार्यपालिका है उसका रिलेशन पार्लियामेंट के साथ या लेजिस्लेचर के साथ कैसा है, इसी बेसिस पर हम उसको पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। अब आगे चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे फीचर्स हैं इसके बारे में बात करते हैं और इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अडॉप्ट किया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फीचर्स हैं जो कि आमतौर पे कई देशों में, कई कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया के देखने को मिलते हैं। नाउ सबसे पहला जो इंडिया में फीचर है वो है डबल मेंबरशिप का। अब डबल मेंबरशिप क्या होती है? अ मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव।
कोई भी मिनिस्टर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का ही पार्ट होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मिनिस्टर भी हो और वो लेजिस्लेचर का पार्ट न हो, यानी कि कोई एग्जीक्यूटिव में हो पर लेजिस्लेचर का पार्ट न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में रहना जरूरी है, यहां से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है। This means that a person cannot be a minister without being a member of parliament। ठीक है, ये चीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, इंडिया में नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का भी जिक्र किया गया है, यानी हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव को प्रैक्टिस करते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब ये हो गया डी फैक्टो, नॉमिनल का मतलब हो गया डी जर, डी जर का मतलब होता है नॉमिनल, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे प्रेसिडेंट को हम सेंटर में रखें, उसी के इर्द गिर्द सारी पावर दें लीगल टर्म्स में, लीगल टर्मिनोलॉजीज में। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के ही नाम पे जितनी भी एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज होती है उन सभी को हम पाते हैं कि प्रेसिडेंट के नाम पे वो होती है। लेकिन डी फैक्टो जो होता है, जो एक्चुअल पावर होती है, वो कंट्रोल ऑफ पावर किसके पास होती है? ये जो है डी फैक्टो पावर कहलाता है। अब डी फैक्टो का मतलब हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो डी फैक्टो पावर होल्डर होता है, क्योंकि एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसका हेड यानी प्राइम मिनिस्टर, यही मिल करके जो भी एग्जीक्यूटिव का काम है वो परफॉर्म करते हैं, और असलियत में पावर इन्हीं के पास होती है, इन्हीं को सारे एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। लेकिन लीगल टर्म्स में या लीगल लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट माना गया है, इसको लीगल एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, प्रैक्टिस में ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का जो फीचर है वो भी हमने देख लिया। प्रेजेंस ऑफ डी जर और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इसको भी कहते हैं। अभी हमने देख लिया कि डी फैक्टो डी जर क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में अक्सर आता रहता है, आया हुआ है। अब फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये एक ऐसा फीचर है जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। अगर हम देखें इंडिया के सब्जेक्ट्स का डिवीजन, अगर हम देखें कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पावर या जुडिशियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन और स्टेट्स में किस तरीके से डिवीजन है, तो हम देखते हैं कि अथॉरिटी ज़्यादा सेंटर को है यानी यूनिटरी को है, सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा सेंटर के पास हैं, लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पावर्स भी जो है वो यूनियन के पास ज़्यादा है रिलेटिवली। अगर स्टेट्स की हम बात करें तो उनके पास लेस सब्जेक्ट्स होता है और पावर भी लेस होती है, यानी कि जो डेविएशन है या जो एक बायस है वो यूनिटरी बायस है। और फेडरल सिस्टम तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास यूनिटरी बायस है। ठीक है, अब बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है? पार्लियामेंट हैज कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हमारे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कई सारे दूसरे फीचर्स की वजह से, कई सारे दूसरे तरीके से। जैसे 15% का एक क्राइटेरिया है, दूसरे भी और क्राइटेरियाज हैं जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंशन किया गया है। तो ये प्रॉपर्ली मेंशन तो नहीं है, क्रिटिकली डिफाइंड तो नहीं है, एकदम क्लियरली डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में इसका मेंशन है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। अब इसको कंट्रोल करने का जो मेथड्स है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो यूपीएससी में मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी इसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फीचर्स देख रहे हैं, तो फीचर्स के ऊपर ही हमारा ज्यादा ध्यान है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आसानी से हो सकते हैं, बेहद आसानी से अमेंडमेंट्स हो सकते हों, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और अगर जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फीचर्स हों कि जहां पे अमेंडमेंट्स बेहद मुश्किल हों, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं, यानी एक स्केल पे अगर जो हम अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रखें तो कई सारे बहुत ही ज़्यादा रिजिड मिलेंगे, कई सारे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिडिल ग्राउंड अटेन करता है या मिडिल पाथ अटेन करता है,
उसमें हम देखते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी तक लगभग 13 अमेंडमेंट्स ही हुए हैं। तो 13 अमेंडमेंट्स 1776 की आज़ादी के बाद से अभी तक सिर्फ 13 अमेंडमेंट्स का होना, इसका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेहद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और अभी तक इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले वाली स्लाइड में देखा कि 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मिडिल पाथ अटेन करता है। कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखने को मिलता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो उतना ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग बस इसको जानते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रैक्टिस करता है। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड, दूसरा है इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक ही हायरार्की में है, यानी कि हमारे सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, एक सिंगल हायरार्की, सिंगल स्ट्रक्चर है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी नहीं के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को भी प्रैक्टिस किया जाता है। आमतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टेट्स जैसे कि इलिनॉस हो या टेक्सास हो, इस तरह के जो स्टेट्स हैं वो अपनी अलग सिटीजनशिप देते हैं किसी भी नागरिक को, अपने नागरिकों को। वहीं पे जो इंडिया है वो किसी भी स्टेट्स की अलग से नागरिकता नहीं देता है, वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप प्रैक्टिस होती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, यानी कि एक नेता होता है, वो मुखिया होता है, उसी के पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलता है। तो ये लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, उसी के नीचे पूरी गवर्नमेंट, उसी के पीछे पूरी गवर्नमेंट रन करती है। इस तरह की लीडरशिप जो है हमारे इंडिया में प्रैक्टिस होती है। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस, लोअर हाउसेस यानी लोकसभा, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं। तुमने लोकसभा में देखा होगा कि ग्रीन टर्फ होती है, यानी जो उनकी कालीन होती है वो हरी होती है, ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग होते हैं, डायरेक्टली जनता से इलेक्ट होकर के आए हुए लोग होते हैं। तो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, यानी कि हर 5 साल के बाद या उससे पहले भी, गिवन द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, वहां पे हम देखते हैं कि लोकसभा या असेंबली भंग होती है, जिसको भंग होना कहते हैं। फिर इलेक्शन होते हैं, नया फ्रेश बैच हमको देखने को मिलता है। और यहां पे मेजॉरिटी पार्टी रूल है। मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जीत करके आते हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स ऐसे हैं कि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके बहुत ज़्यादा देर तक शासन नहीं चला पाती हैं, वो अक्सर गिर जाती हैं। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, यानी कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली हुई है वही पार्टी रूल करती है, उसी पार्टी की मेजॉरिटी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभी तक की हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम एक स्केल पे डेवलप कर लेते हैं, एक स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन अगर एक्सट्रीम एंड्स हैं, यानी यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें डेमोक्रेसी दिख रही होगी और राइट हैंड साइड में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट दिख रही होगी। तो नॉर्थ कोरिया जहाँ पे कि किम जोंग उन है, वहाँ पे सिंगल पावर है, एक ही व्यक्ति सारी चीजें डिसाइड करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव है। लेकिन वहीं पे इंडिया में डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस होती है। तो अगर स्केल पे तुम इसे रखोगे तो इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा जाती है, बल्कि नॉर्थ कोरिया अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा जाता है। इसी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर इंडिया, फ्रांस और यूएसए को तुम प्लॉट करोगे तो यूएसए और फ्रांस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जबकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। फेडरलिज्म की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म हमें यूएसए में देखने को मिलता है और इंडिया में भी फेडरलिज्म देखने को मिलता है, बट विथ यूनिटरी बायस। और वहीं पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया जो है वो ज़्यादा लीन है यूनिटरी की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा और बीच में या इंडिया इधर हो सकता था, बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए इतनी चीज़ें हम समझ रहे हैं कि इंडिया जो है वो यूनिटरी की तरफ बायस है, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट्स और पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। अब बात करें कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो चाइना क्लेम तो ये करता है कि वो सोशलिज्म की को प्रैक्टिस करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडाज में भी सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस है वो लेजिस्फेयर प्रैक्टिस करता है, यानी कि कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है विथ पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि जब वो आज़ाद हुआ था तब तो उसने सोशलिस्टिक गवर्नमेंट ही, यानी प्लानिंग कमीशन और इस तरह की चीज़ों को ही प्रैक्टिस
प्रैक्टिस किया था, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम उसने कैपिटलिस्टिक जो फीचर्स हैं उसको भी अडॉप्ट कर लिया। और इंडिया अपने जब आज़ाद हुआ था तो वो भी प्लानिंग कमीशन और इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करता था, यानी सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करता था। बट लास्ट 15 to 20 ईयर्स में इंडिया जो है वो धीमे धीमे कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लीन कर रहा है, या उसका झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा हो रहा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे ब्रिटेन जो है वो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिडिटी की बात करें तो यूएसए बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे इंडिया जो है वो मोर और लेस रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल, ऐसा एक मिडिल पाथ को अटेन करता है। ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ब्रिटेन में किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक स्केल है, अगर तुम इस चार्ट को अच्छे से समझ लो तो निश्चित तौर पे कभी भी तुम्हें एग्जाम्पल देना हो या फिर किसी भी इस तरह के फीचर्स को एक्सप्लेन करना हो, 250 वर्ड या 200 वर्ड के क्वेश्चंस में आ रहा हो, तो बड़े आसानी से तुम कर पाओगे। अब बात करते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो मैंने अभी इस स्लाइड पे सिर्फ वो पार्ट्स मेंशन किए हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बिल्कुल ही याद होने चाहिए। शुरू करते हैं पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत आज़ाद हुआ था, उसका डिमार्केशन हुआ था, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इस तरह के डिविजन्स हुए थे। तो ये बेहद ज़रूरी था कि हम डिफाइन करें कि इंडिया जोग्राफिकली है कैसा, जोग्राफी इंडिया की कैसी है, किस चीज़ को इंडिया कहेंगे अगर हम जोग्राफिकल पिक्चर में बात करें तो। इसलिए इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को। उसके बाद दूसरे चैप्टर में इन्होंने बात किया नागरिकता की, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बंटने के बाद माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और कई सारे लोग यहाँ पे नागरिकता लेना चाह रहे थे, कई सारे लोग यहाँ की नागरिकता छोड़ करके जाना चाह रहे थे। तो सिटीजन्स कौन होंगे, किन के ऊपर कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी था और सिटीजनशिप को सेकंड पार्ट में इसीलिए तुरंत ऐड किया गया। उसके बाद स्टेट्स के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं और इंडिविजुअल पर्सन्स के ऊपर भी कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे कैसे लिमिटेशंस लगाई हैं और कौन कौन सी पावर दी है, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है फंडामेंटल राइट्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आता है, जिसमें यह जिक्र होता है कि स्टेट अपनी पॉलिसी किस तरीके से बनाएगा, किन सारे फीचर्स को या कौन कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जिनको ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। स्टेट्स का मतलब गवर्नमेंट, बेसिकली एक जनरल समझ के लिए बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो कि अमेंडमेंट के साथ आया था। यहाँ पे देख रहे होगे तुम पार्ट 4A में, जहाँ कहीं भी इस तरह का A, B, C इस तरह की चीजें आए तो जनरली वहाँ पे अमेंडमेंट्स के थ्रू वो सारी चीजें एडअप होती हैं। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था बाद में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब सैंक्शन हो गया था, वो लागू हो गया था 1950 में, उसके बाद काफी सालों बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया, ऐड किया गया इसमें। पार्ट 5 में यूनियन की बात करते हैं, यानी यूनियन गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, उसका रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में। पार्ट 6 में स्टेट्स की पावर, उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसके फंक्शंस के बारे में। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात होती है कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा। अब पार्ट 9 की बात करते हैं, पंचायत। यहाँ पे पार्ट 8 है, यहाँ इस बात का ध्यान देना। पार्ट 9 की बात करें जो कि अमेंडमेंट से आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। इसमें आता है पंचायती राज या पंचायत की जो पावर है, पंचायत को किस तरीके के फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज दी गई हैं, इसके बारे में हम पार्ट 9 में बात करते हैं। पार्ट 9A में हम म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करते हैं, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, 1992 में ही ये भी ऐड किया गया था। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में आया था, उससे ये ऐड हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, पंचायत क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पंचायत मतलब गांव में जो पंचायत, हमारे यहाँ ग्राम सभा होती है, उसकी जो पावर है, उसके वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, उसके बारे में बात होती है। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करें तो ये शहरों के बारे में बात करता है कि जहां शहर हैं वहां पे किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होंगे, किस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो कि समाज से बनती है, समाज के कुछ लोग मिल करके इसको बनाते हैं। ये प्रॉपर कंपनी नहीं है, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल जरूर है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हम किस तरीके से पावर को डिवॉल्व करते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। अब तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव की एक मिनिस्ट्री भी बन गई है। इस साल अमित शाह उसके मिनिस्टर हैं, तो अपने ही पोर्टफोलियो में उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को रखा हुआ है, तो वहां पे वो कोऑपरेटिव जो प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट करेंगे।
नाउ पार्ट 11th की बात करें तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स में रिलेशन कैसे होंगे, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन के पास होंगे, किस किस पे टैक्स लगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे यूनियन टैक्स लगाएगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे स्टेट टैक्स लगाएंगे, क्या यूनियन स्टेट्स के ऊपर टैक्स लगा सकता है, क्या स्टेट्स यूनियन के ऊपर टैक्स लगा सकता है। इस तरह की बातें इस पार्ट में लिखी गई हैं, पार्ट 9th में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है क्योंकि यूनियन और स्टेट्स जो हैं वो किसी किसी सब्जेक्ट या किसी किसी टॉपिक को लेकर के आपस में टसल में होते हैं, एक फ्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इस पार्ट का रेफरेंस देना जरूरी होता है। तो पार्ट 11th में हम यूनियन और स्टेट्स के रिलेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। पार्ट 15th में हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रूल्स कैसे प्रिपेयर होंगे, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस पार्ट में दिया गया है। पार्ट 18th में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब ऐसे प्रोविजंस जब भारत बहुत ही ज़्यादा संकट में हो या कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाएं जहां पे कि तुरंत फैसले लेने हो, ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी प्रोविजंस का रेफरेंस लिया जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस में सारे जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं कि ऐसी सिचुएशंस में क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या कर सकते हैं। पार्ट 20 में अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट सरकार कैसे कर सकती है। और मैं एक बात और बताते चलूं कि सिर्फ अमेंडमेंट की जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, इनिशिएट भी नहीं कर सकती इनफैक्ट। अब आगे चलते हैं। टोटल पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें से कुछ एक बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो चीज़ों को हम बस एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। पार्ट 10th में शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया गया है कि शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज किस तरीके से एडमिनिस्टर किए जाएंगे। फाइनेंस और प्रॉपर्टीज और कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बताया गया है पार्ट 12th में। पार्ट 13th में ये बताया गया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये कैसा होगा। पार्ट 14th में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ट्रिब्यूनल्स एक तरह के विशेष अदालतें होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक मैटर में ही डील करती हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित आयोग, या ट्रिब्यूनल्स को जो भी हिंदी में कहते हो। तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो डील करते हैं, ये सेमी जुडिशियल जो संस्था होती है, और इसका मेन काम ये होता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उसी के ऊपर ये जजमेंट अपना देती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस देती है। पार्ट 16 की बात करें तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लास, कुछ सर्टेन क्लासेस को लेकर के कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं पार्ट 16 में। लैंग्वेज के बारे में बात की गई है पार्ट 17 में, और कुछ मिसलेनियस जो इश्यूज हैं वो पार्ट 19 में दिए गए हैं। पार्ट 21 में टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। वहीं पे पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये रिपील हो चुका है तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो ये इस तरीके से हम इतने पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को पाते हैं कि ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया है। वो स्लाइड तुम्हें याद होनी चाहिए, कई बार रेफरेंस देने के काम में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल्स क्या होते हैं? कोई भी बुक होती है, उसके बुक के कई सारे रेफरेंस जो होते हैं वो पीछे दिए जाते हैं। जब भी कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है, या कोई लिस्ट देनी होती है, या किसी तरह के एडेंडम की जरूरत होती है, तो ठीक वहीं पे न लिख करके वहाँ पे स्टार मार्क करते हैं और शेड्यूल्स में उनको ऐड कर दिया जाता है। अब जब तुम इस शेड्यूल्स को धीमे धीमे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि शेड्यूल्स क्या हैं और क्यों इस तरीके से पीछे ऐड किए गए हैं। तो बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पिछले पन्नों में ऐड किया हुआ एक एडेंडम है, ठीक है। शेड्यूल 1 में बात करें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। पहले शेड्यूल में एक लिस्ट है, यानी कि वो पूरा स्टेट्स की लिस्ट बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश नाम होगा, उसका एरिया इतना होगा, आसाम ये होगा, उसका एरिया इतना होगा, उत्तर प्रदेश ये होगा, उसका एरिया इतना होगा। इस तरीके से एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये चीज़ अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट यानी आर्टिकल 1 या पार्ट 1 में ही ऐड करते तो वो उतना ज़्यादा लिखने में या पढ़ने में आसान नहीं होता। तो जो भी स्टेट्स के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, उनका जो एरिया है, वो सारी चीज़ें शेड्यूल्स के फर्स्ट शेड्यूल में ऐड कर दी गई है। जो
जो रेड लेटर का ये जो रेड लेटर मार्क्ड है, यही चीज तुम्हें रटनी है। शेड्यूल्स कई बार पूछे जाते हैं कि फला शेड्यूल में क्या दिया गया है, दूसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है, तीसरे शेड्यूल में क्या दिया गया है, इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। नाउ शेड्यूल 2 के बारे में बात करें तो इट टॉक्स अबाउट सैलरीज ऑफ पर्सन होल्डिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनकी सैलरीज के बारे में बात होती है। सैलरीज के बारे में सबसे पहले बात होती है सच एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, उन सभी की तनख्वाह यहाँ पे इमोलमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उनकी सैलरी के बारे में सेकंड शेड्यूल में जिक्र किया गया है। वहां पे बताया गया है कि कौन कौन से शेड्यूल में किसका किसका कितना कितना तनख्वाह होगा और उसकी अमेंड की पावर किसकी होगी, यानी उसको इंप्रूव करने की पावर किसके पास होगी। नाउ शेड्यूल 3 के बारे में बात करें, इट टॉक्स अबाउट ओथ्स, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स विच द पर्सन इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स नीड्स टू टेक। अब यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, ये तो ओथ है, ठीक है, यहाँ पे ओथ दी गई है, उस ओथ का यानी कि जो शपथ है वो कौन कौन लोग ले रहे हैं। पहला, पर्सन इलेक्टेड, जो लोग इलेक्ट होकर के आए यानी यूनियन मिनिस्टर्स, इन सब चीज़ों के शपथ के बारे में शेड्यूल 3 में दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ की शपथ लेगा। और वहीं पे दूसरा एक और देखो, अपॉइंटेड, यानी जो लोग अपॉइंट हुए, जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी जो है वो अपॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है, वो इलेक्ट होकर के नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो शपथ होती है, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उन लोगों की जो शपथ होती है, इस तरह की जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनकी शपथ जो है वो शेड्यूल 3 में दी गई है। नाउ शेड्यूल 4 के बारे में बात करें, दैट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा इज हाउस ऑफ स्टेट्स का, ऐसा कहा जाता है। हाउस ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ पे राज्यों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है। कौन से राज्य, यानी उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, बिहार, इस तरह के जितने भी राज्य हैं इन सभी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन उनकी सीट्स फिक्स की जाती है। और शेड्यूल 4 में इस पूरी लिस्ट को दिया गया है कि सबसे ज़्यादा किसके पास, सबसे कम किसके पास। जनरली उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा है। अभी फिलहाल की केस में 31 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे रैंक 1 पे है। और सबसे कम सीटों में सिक्किम और गोवा जैसे राज्य आते हैं जहाँ पे एक एक सीट है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ उनके पास भी एक एक सीट्स ही है। बात करते हैं शेड्यूल 5 के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजाइडिंग इन द स्टेट्स अदर देन स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहां से अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले तो उसे समझ लेते हैं ये है क्या। राष्ट्रपति शेड्यूल्ड एरियाज को सिग्निफाई कर सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है, यानी वो अपनी रिपोर्ट मंगा सकता है कि क्या इस एरिया में ट्राइब्स रहते हैं, क्या इस एरिया में कुछ स्पेसिफिक प्रजातियां या जातियां या कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, और उन जगहों को वो शेड्यूल्ड एरिया नाम दे सकता है। और ऐसे जो भी एरिया होंगे वो इन चारों राज्यों से बाहर होंगे। कौन कौन से 4 राज्य, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी से बाहर जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनको एडमिनिस्टर करने का जो पावर है या जो उनको जो लिस्टिंग की जो पावर है वो शेड्यूल 5 में दी गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। नाउ शेड्यूल 6 के बारे में बात करें तो प्रोविजन मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अभी बचे हुए जो 4 राज्य हैं उनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए प्रेसिडेंट को यहाँ पे पावर दी गई है। यहाँ पे उसको जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि शेड्यूल 6 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा है या नहीं है, और फिर शेड्यूल 5 में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा है या नहीं है। तो आसाम, ये चारों राज्य जो हैं वो शेड्यूल 5 में नहीं है, यानी इनको हटा करके जो बाकी का देश है बचा हुआ उसमें शेड्यूल एरिया को डेजिग्नेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, और वो शेड्यूल 5 में उसको इनलिस्ट कर देता है, नोट कर देता है, एंट्री कर देता है। और शेड्यूल 6 की बात करें तो केवल इन 4 राज्यों में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको एंट्री की जाती है। ठीक है, अब शेड्यूल 7 की बात करें तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है शेड्यूल 7 में। क्या डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि किन सब्जेक्ट से ऊपर कौन कानून बना सकता है, ये चीज इसी लिस्ट में यहीं पे लिस्ट बना करके दी गई है। जैसे यूनियन के पास 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट्स के पास 61 सब्जेक्ट है यानी 61, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे कि दोनों ही कानून बना सकते हैं वो क्या है, 52 है। मैं एक एक एग्जाम्पल से बताता हूं, और एग्जाम्पल क्या है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। यूनियन की लिस्ट में न्यूज़पेपर आता है, यानी न्यूज़पेपर भले ही तुम्हें स्टेट्स में, अपने गांव में, शहर में कहीं भी मिलता हो, पर उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ यूनियन को है। स्टेट लिस्ट में, स्टेट की जो लिस्ट होती है उसमें आती है पुलिस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार स्टेट्स को है,
सम सर्टेन कंडीशंस में कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेती है, बट उसका विरोध काफ़ी होता है। तो जनरली पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं, और ऐसी लिस्ट में जैसे मैरिज का जो कानून होता है, शादी का जो कानून होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में डाले हुए हैं। अब शेड्यूल 8 की बात करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब ये हुआ कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि कभी कहीं इस्तेमाल की जा सकती है ऑफिशियल पर्पजेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नेंस में। और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू उड़िया जो लास्ट लैंग्वेज थी उसको ऐड किया गया था। तो ये हमें याद होना चाहिए कि उड़िया लास्ट में ऐड किया गया था, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं। हम लोग आने वाले स्लाइड में क्वेश्चंस भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि यहीं से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि अमेंडमेंट से ऐड होकर के आए हैं। शेड्यूल 9 में हम देखें तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, लैंड रिफॉर्म को यहां पे ऐड किया गया है। क्या है इसकी छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी से तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा। क्या कहानी है? कहानी ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका एक एजेंडा था कि जो ज़मीनें जमींदारों के पास है उसको जो छोटे गरीब निम्न तबके के किसान हैं उनको दी जाए, क्योंकि एक्चुअल टिलेज जो है यानी कि एक्चुअल जो खेती हो रही है वो वही मजदूर कर रहे हैं, वही गरीब किसान कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि जो जमींदारों से जमीन लेकर के बांटना शुरू किया गरीब किसानों को। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था उस टाइम पे जब जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट करके शेड्यूल 9 लाया, शेड्यूल 9 ऐड किया, और इस शेड्यूल में उन्होंने वो सारे लॉज डाले, वो सारे नियम डाले जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेट करते थे। और लैंड रिफॉर्म के जो भी कानून थे उसको इन्होंने कहा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको जब इसको ऐड कर रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा कि ये इम्यून होगा जुडिशियल रिव्यू से। बाद में बताएंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। फॉर द टाइम में कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती है, ऐसा उन्होंने तब ऐड किया था। बाद में अभी तो काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, खैर। लेकिन शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था। ये हम लोगों ने देख लिया कि एक्ट्स और रेगुलेशंस जो हैं वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड वो यहां पे ऐड किए गए थे। नाउ शेड्यूल 10 जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 में ऐड किया गया था। एक टाइम ऐसा था 80s लेट 80s का दशक जब चल रहा था, यानी 85 और 85 के बाद का दशक, उसमें आया राम गया राम की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती थी। यानी एक लोग सुबह पार्टी ज्वाइन करते थे, शाम तक वो दूसरी पार्टी में होते थे। एक आया राम गया राम का वास्तविक में इंसान था हरियाणा में, उसने दिन भर में 4 पार्टियां बदली। इस वजह से ये जो मेंबरशिप है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये मेंबरशिप लगातार चेंज करने से गवर्नमेंट हमेशा अनस्टेबल रहती थी। तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल का कानून लाया गया, और दल बदल का जो कानून है वो जब इसमें ऐड होता है तो इसमें इस कानून के मुताबिक ही आप दल बदल सकते हैं। अदरवाइज दल बदल के कानून में आपकी मेंबरशिप यानी कि जो सदस्यता है विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, यानी कि लोकसभा यानी लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जा सकती है। तो इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10। नाउ नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करें, शेड्यूल 11 के बारे में, तो लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि इसमें इस शेड्यूल में डाल दिए गए हैं। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था, इससे ही ऐड किए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स। यानी पंचायती राज के पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किन किन पे वो कानून बना सकते हैं, इस चीज़ की पावर जो है, इस चीज़ को जो है, इस सब्जेक्ट्स को जो है वो इस शेड्यूल में डाल दिया गया था। ठीक इसी तरीके से शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन सब तरह की जो संस्थाएं थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो उनको पावर कौन कौन सी दी जाएगी और किस तरीके से डेवल्यूट किया जाएगा, इसकी जो लिस्ट थी वो शेड्यूल 12 में डाली गई थी। इस बात का ध्यान रखना कि ये चारों शेड्यूल्स जो है वो अमेंडमेंट से आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके छोटी छोटी कहानी बता दी हमने ताकि तुम्हें ये मेमोराइज जाए, ताकि ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए। ये पूछा भी जाता है अलग अलग शेड्यूल्स के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है?
अगर हम बात करें कि कुछ फीचर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और उसके सोर्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जब भी कभी अर्जेंट अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट को किस किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए या पावर है लेने की, ऐसी सारी जो प्रोविजंस हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल स्कीम यानी कि जो स्टेट्स और यूनियन में पावर जो सब्जेक्ट का डिवीजन है वो भी कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नर की जो ऑफिस है यानी गवर्नर जो अपॉइंट किया जाएगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जुडिशरी की जो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंसी है सेम 1935 जीओआई एक्ट से आई है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी या जो हम अभी स्टेट पीसीएस देखते हैं, ये सारे कमीशंस का भी जिक्र 1935 में था, जहां से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें दी गई हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें और रिट्स की बात करें, सिंगल सिटीजनशिप की बात करें और बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात करें, कैबिनेट सिस्टम की बात करें, तो ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसद होगी जो कि कानून बनाएगी। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का नियम होगा, यानी कि इसमें 3 रूल होते हैं। इस चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर में। रिट्स यानी कि एक खास तरह का जुडिशरी का आदेश जो कि वो जारी करती है, किसी इंडिविजुअल के लिए भी जारी कर सकती है, कई बार किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए जारी कर सकती है, कई बार दूसरे संस्थाओं के लिए यानी जुडिशियल संस्थाओं के लिए भी जारी कर सकती है। आगे हम लोग देखेंगे जुडिशरी में या फंडामेंटल राइट्स में। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो हमारा जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको सीधे तौर पर अडॉप्ट किया गया है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि 2 हाउस का होना। अब 2 हाउस का मतलब क्या हुआ, 2 हाउस का मतलब कि हमारे पास लोकसभा है, एक हाउस जिसको लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा हाउस है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। अगर हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देखें तो पुराने टाइम पे जो अपर हाउस होता था वहां पे क्वीन या किंग के द्वारा इलेक्ट किए हुए बंदे बैठते थे। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, कैबिनेट सिस्टम यानी कुछ खास मिनिस्टर का समूह जो कि डिसाइड करता है कि कौन कौन से रूल्स या किस तरह की पॉलिसीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसे जो सिस्टम से उसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे तौर पर लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये तीनों चीज़ें अमेरिका से ली गई हैं। मैंने कुछ एक चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप की हैं क्योंकि एग्जाम्स में वो पूरा फुल फ्लेज चार्ट नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि ये लिस्ट तुम्हारे लिए सीधे तौर पर एग्जाम में इस्तेमाल हो सकती है, उन सब चीज़ों को मैंने ऐड किया है। और डिट्टो अगर इसे तुम कॉपी कर लेते हो तो डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन को इसी स्लाइड से सॉल्व कर पाओगे। फंडामेंटल राइट्स जिसको वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है अमेरिका में, उसे भी यहां पे शामिल कर लिया गया था। इंपीचमेंट जो वर्ड है प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको महाभियोग कहते हैं, वो भी यूएसए से ही लिया गया है, वहां पे इंपीचमेंट होता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो भी अमेरिका से सीधे ली गई है। ठीक, अब बात करते हैं डीपीएसपी और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स की। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो कि जिसकी बेसिस पर गवर्नमेंट कानून बनाती है या अपने लॉज बनाती है, अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उसको वो प्रमोट करती है, वो डीपीएसपी से ही इंस्पायर्ड होने चाहिए। और राज्यसभा में मेंबर्स का जो नॉमिनेशन यानी 12 लोग जो बाहर से आते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अब बात करते हैं फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया है। रेजिडरी पावर विथ सेंटर यानी कि जो मान लो एक कुछ 100 सब्जेक्ट 200 सब्जेक्ट हैं और उन सभी को डिवाइड किया गया, कुछ सेंटर में यानी यूनियन की लिस्ट में, कुछ स्टेट की लिस्ट में और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में। जो बचे हुए हो गए उसको सेंटर को दे दिया गया था। इस तरह की चीज़ें अगर हों तो उसको क्या कहते हैं, कनाडा का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से वो लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करें तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी जो होती है वो भी कनाडा से ली गई है। और 1935 में ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ध्यान रखना इस बात का, 1935 में ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो कनाडा से लिया गया है। मेक श्योर कि यहां पे गलती ना करो तुम। फिर दूसरे सोर्सेस की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट की लिस्ट जिसपे कि यूनियन और सेंट्रल दोनों, यूनियन और स्टेट्स दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे लिस्ट को, ऐसे टॉपिक्स जिसपे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पावर बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहलाती है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का फीचर भी ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी,
इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, यानी जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, WEIMER, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई है, जहां पे कि वो जो पर्सन्स होते हैं, जो लैंड पे सिटीजन्स होते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उसकी ड्यूटीज वो देते हैं। आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, जो जस्टिस के आइडियल्स हैं वो प्रेम्बल में यूएसएसआर से एडप्ट किए गए हैं। रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। फ्रांस की क्रांति में ये तीन वर्ड बेहद फेमस हुए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये दुनिया के कई सारे देशों में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद ये वहां पे पहुंचे थे। रिपब्लिक जो वर्ड है वो भी फ्रांस से लिया गया है, और ये तीन वर्ड तो फ्रांस की क्रांति से आए हुए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए हुए हैं, और ये प्रीएम्बल में एडअप है। नाउ अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ये इसका प्रोसीजर जो है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा, ये भी हम राज्यसभा से लेते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था जो है वो जापान से ली गई है। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं और इनके सोर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बीइंग वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, CDS हो, या दूसरे कोई एग्जाम्स हो जैसे EPF वगैरह, इन सभी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि UPSC नहीं पूछा है। ये क्वेश्चंस हमारी स्लाइड से क्या तुम सॉल्व कर पाते हो, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं का सही संयोजन है, यानी विच ऑफ द कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे सटीक है। इसमें पहला ऑप्शन है नेपाली, कोंकणी, तुलु और संथाली, संथाली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली, संथाली, कोंकणी, भोजपुरी एंड उर्दू, डोगरी, कोंकणी, भोजपुरी एंड उर्दू। तो एक चीज जो तुम अक्सर अगर करंट अफेयर से इसको मैच करो तो तुम पाते होगे कि भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में ऐड करने को लेकर के लगातार बात चलती रहती है, तो भोजपुरी उसमें ऐड अभी नहीं है। और भोजपुरी बेसिकली एक डायलेक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर ग्रामर नहीं है, अब अभी वो वेल डिफाइंड ग्रामर नहीं है, जिसकी वजह से कि भोजपुरी को 8th शेड्यूल में अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो इस पर लिटरेचर और वेल डेवलप्ड ग्रामर जो है वो डेवलप नहीं हुए हैं, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे ही नहीं। अब बात करते हैं संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली की, तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि तुलु जो है वो भी एक डायलेक्ट है। ठीक है, तो संथाली, उर्दू, कोंकणी और मैथिली ये हमारा सही आंसर है। नाउ एक और क्वेश्चन, ठीक है अभी तो हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप तुम्हें काफ़ी कुछ इंसाइट मिली होगी सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय।